तो नमस्कार मित्रों, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों। तो आज पॉलिटिक्स से थोड़ा हटके आज हम बात करेंगे ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे डेडलीस्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई, कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर वन से क्या रिलेशंस थे वर्ल्ड वॉर टू के, और क्यों वर्ल्ड वॉर टू में जो हिटलर था इतना डेस्परेट था कि उसने अकेले पूरे यूरोपियन पावर्स जो थी उनसे अकेले पंगा ले लिया। तो आज हम इसी बात में बात करेंगे कि क्यों हुई वर्ल्ड वॉर वन, हिटलर कैसे उसमें एंटर हुआ, उसके बाद इटली, जर्मनी कैसे उसमें एंटर हुए, और उस पावर को क्यों ज्वाइन किया जापान ने। तो वर्ल्ड वॉर वन की जो भी कहानी होगी वो शुरू होगी 1919 1919 28 जून को साइन होती है ट्रीटी ऑफ वर्साई, और इसकी साइनिंग के साथ जर्मनी हैवीली अमेरिकन इन्फ्लुएंस में चला जाता है, क्योंकि जर्मनी के पास अब खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इतनी हार्डली उन पे इम्पोज की गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साई। फ्रांस, यूके और अमेरिका के जो और इटली, जो चारों पावर्स ने मिलके बनाई थी ये ट्रीटी, इसमें सबसे ज्यादा हार्डली इम्पोज किया था जर्मनी को फ्रांस ने। ये पॉइंट आप याद रखें कि फ्रांस का जो इम्पोजन है इसमें, ये बाद में बहुत हद तक फ्रांस को बहुत परेशान भी करेगा। तो फिर इस इम्पोजन के समय हिटलर जो था वो एक जर्मन सोल्जर था, और जब उसे पता चला कि जर्मनी हार गया तब वो उसे बहुत बुरा लगा। जैसे आप जानते हैं कि आप जीत रहे हो और आप एकदम से हार जाए। तो उसके बाद हिटलर जो था वो जब वापस आया तब जर्मनी ऑलमोस्ट, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब ऑलमोस्ट जर्मनी के पास कुछ नहीं बचा था कि अब जो है जर्मनी यहाँ से उठ नहीं पाएगा। पर हिटलर जर्मनी की इकोनॉमी को वापस एक स्टेबल पोजीशन पे लेके आया, और हिटलर जिस रूल्स को, जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसे कहते थे द फैसिस्ट आइडियोलॉजी। बट इस आइडियोलॉजी को हिटलर ने नहीं बनाया था, इसे बनाया था मुसोलिनी ने। तो मुसोलिनी कौन था? मुसोलिनी वॉज द डिक्टेटर, फर्स्ट फैसिस्ट डिक्टेटर इटली का। तो मुसोलिनी जो था वो रूल तो करता था इटली के एम्परर के नीचे, बट पावर्स एम्परर से बहुत ज्यादा ऊपर थी। तो मुसोलिनी जो था एक इटालियन था जो एक सोशलिस्ट था। वो चाहता था कि डेमोक्रेसी हो पूरे यूरोप में। वो स्विट्जरलैंड में गया, उसने न्यूज़पेपर्स लिखे, और वर्ल्ड वॉर वन में वो इटली को भी सर्व करता था एज अ मिलिट्री सोल्जर। बट हाँ, उसे चोट लग गई, उसे वापस भेज दिया गया। तो मुसोलिनी जो था गुस्सा था ऑलमोस्ट हर वॉर से। पर इसके बाद मुसोलिनी ने पूरी तरह एकदम अपनी जो इन्फ्लुएंस था उसे बहुत बढ़ाया, और वो जो था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से फैसिस्ट आइडियोलॉजी में चला गया। जब उसका ट्रांजिशन हुआ तब लोगों की बहुत बड़ी लहर उसके साथ चली गई। और फिर आप जानते हैं जब आपके पास लोग होते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। मुसोलिनी मार्च कर देता है रोम की ओर, और ऑलमोस्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें हटाता है, एम्परर के नीचे आके खुद बैठ जाता है, पर एम्परर सिर्फ नाम मात्र कर देता है और पहुंच जाता है उनसे ऊपर। और इसी तरह कुछ हिटलर ने भी तख्ता पलट कराया था, चांसलर बना था वो, और उसके बाद उसने सब कुछ कैप्चर किया था, जर्मनी के डिक्टेटर बना था। तो अब ये जो दो डिक्टेटर्स थे इनके आपस में नहीं बनती थी तब तक, जब तक उन्हें लगा कि हम दोनों एक ही तरह, एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये दोनों जब एक साथ आ गए तब साइन हुआ द पैक्ट ऑफ स्टील, जिसमें जर्मनी और इटली की अपनी एक अलायंस बनी, जिसे हम एक्सिस पावर कहते हैं, एक्सिडियल पावर्स और एलाइज पावर्स। तो इन दो पावर्स में जापान की एंट्री हुई। इस तरह की जापान जो था वो तेरा एक्सप्लॉइट हो गया था जो फॉरेन पावर्स के आने की वजह से, और उन्होंने जापान को कुछ कॉलोनाइज भी नहीं करने दिया, और ऊपर से जापानीज लोगों से बहुत कुछ छीन भी लिया। फिर जापान ने
मारना शुरू किया पूरी तरह चाइना, यहाँ तक कि साउथ एशिया, यहाँ तक कि जो ब्रिटिश राज था उसके फुट स्टेप पे आके रुक जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जापान को सुपीरियर माना गया और उसे इंक्लूड किया गया द लीग ऑफ नेशंस में। द लीग ऑफ नेशन में जब जापान इंक्लूड हुआ तब जापान ने पूरी तरह जो था सब कुछ एक्सप्लॉइट करना शुरू किया अपनी कॉलोनीज में से। और बहुत आयरॉनिकली लीग ऑफ नेशंस के जो बहुत बड़े मेंबर्स थे जिनकी वजह से लीग ऑफ नेशंस बना था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों की अपनी कॉलोनीज थी, तब भी जापान पे प्रेशर बनाया गया कि आप अपनी कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट ना करें। और इसके बाद जापान तो था वैसे ही गुस्सा था और जापान वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में था, तो जापान लीग ऑफ नेशंस को छोड़ देता है और उससे एक डोमिनो इफेक्ट बनता है कि जर्मनी, इटली, 3 कंट्रीज जो हैं लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो जाती हैं और साइन होता है द ट्राई पैक्ट। ट्राई पैक्ट जो था उसमें 3 लोगों के साइन थे, हिटलर, मुसोलिनी और जापान के एम्परर। तो जब ये ट्राई पैक्ट बनता है तब फ्रांस जो था, जो देख रहा था कि जर्मनी की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हिटलर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो फ्रांस ने एक बहुत फुलिश टाइप थिंक की कि अपना जर्मनी और इटली का जो बॉर्डर था फ्रांस का, उस पर उसने एक लाइन बनाई, एक फोर्ट टाइप बड़ी लंबी चीज बनाई जिसे नाम दिया मैग्नीटो लाइन। पर मैग्नीटो लाइन जो थी वो बिगेस्ट फेलियर था। इट वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ जापान, सॉरी फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की जो मैग्नीटो लाइन थी उससे कोई अटैक गया ही नहीं, क्योंकि फ्रांस ने बेल्जियम और आर्डन फॉरेस्ट उस पे वो लाइन बनाई ही नहीं थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब एरविन रॉमेल और हेंस ग्रीन दोनों एंटर कर गए फ्रांस को और जर्मनी की टीम सीज जो थी उसने मैग्नेटो लाइन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब हम ये बाद में समझेंगे, पर अभी जब पूरी तरह ये हो गया, जब हिटलर पावर में था 1935 के बाद, हिटलर ने 1936 से शुरू किया सबको कॉलोनाइज, यानी अपने एम्पायर के अंदर लाना, नाजी जर्मनी के अंदर लाना। पहला ऑस्ट्रिया, उसके बाद चेकोस्लोवाकिया। जब चेकोस्लोवाकिया का हिटलर ने कहा कि मुझे सुमित्रियन लैंड चाहिए, तब चेकोस्लोवाकिया को इंक्लूड भी नहीं किया गया और हिटलर ले गया पूरी तरह वो लैंड। और चेकोस्लोवाकियन जरूर इससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से जाकर उन्होंने हेल्प भी नहीं की थी। उसके बाद जब ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्रिटेन गए, उन्होंने अपनी वाहवाही कराना शुरू किया कि मैंने एक और वॉर रोक दी, इतनी बड़ी वॉर नहीं होने दी। उसके थोड़ी देर बाद हिटलर ने ट्रीटी तोड़ी और सीधा अटैक कर दिया चेकोस्लोवाकिया और पूरी तरह उसे कैप्चर कर लिया, मतलब हाफली कैप्चर कर लिया। जब ये हुआ तब ब्रिटेन और फ्रांस अब तक वॉर डिक्लेयर नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अब भी नहीं की। अब वो थे जो आर्म होना शुरू हो गए, अब उन्होंने आर्म किया, फ्रांस ने मैग्नीटो लाइन बनाई। पर फिर एक और ट्रीटी साइन हुई जिससे फ्रांस पूरी तरह बौखला गया। वो ट्रीटी थी रशियन हिटलर स्टालिन की पीस ट्रीटी। जब ये ट्रीटी साइन हो गई और पोलैंड का इन्वेजन हुआ, तब एक पोलैंड को 2 स्पेयर्स में बांटा गया, करेक्टली आधा गया सोवियत यूनियन के पास और आधा गया जर्मनी के पास। और जब ये हुआ तब फोनी वॉर का पीरियड आया। फोनी वॉर क्या थी कि दोनों जो हमारी पहली एक्सिस पावर्स थी, एलाइज पावर्स, सॉरी, उन्होंने डिक्लेयर तो किया वॉर जर्मनी पे, पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 1939 में वॉर डिक्लेयर हुआ, पर अभी तक 1 साल तक, सितंबर 1939 से लेके मई 1940 तक वो चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे कि हिटलर क्या कर रहा है। और मई 1940 में हिटलर ने सबसे बड़ा कदम उठाया, हिटलर ने फ्रांस का इन्वेजन किया। मई में हिटलर ने प्लान बनाया कि हम फ्रांस का इन्वेजन करेंगे और एक वर्ल्ड वॉर 1 में एक प्लान फॉलो किया था जर्मनी के कि हम बेल्जियम से होते हुए फ्रांस में जाएंगे। ये फ्रांस है, ये जर्मनी है और यहाँ बेल्जियम है, तो हम ऊपर से फ्रांस की ओर जाएंगे और यहाँ पे पेरिस को कैप्चर कर लेंगे। पर यह प्लान फेल हो गया था। हिटलर चाहता था कि थोड़ा सा इमेजिनेशन हो, तो एक जनरल, मिलिट्री जनरल थे,
उन्होंने कहा कि हम 3 टीम्स में डिवाइड करेंगे हमारी मिलिट्री को। टीम ए जो बेल्जियम की ओर से जाएगी, टीम बी जो जाएगी बेल्जियम की ओर से, टीम ए आर्डेन फॉरेस्ट की ओर से, टीम सी जो होगी वो सिर्फ एक फेक की तरह जाएगी मैग्नेटो लाइन पे और वहां पे अटैक करके फ्रांस की मिलिट्री जो होगी 3 जगह बटे जाएगी, फ्रांस और यूके के जो ट्रुप्स हैं। और फ्रांस ने आर्डेन फॉरेस्ट जो है उस पर बिल्कुल कुछ बिल्ड नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा इतने बड़े फॉरेस्ट में से इन्वेजन पॉसिबल नहीं। और यही मोमेंट था जहां फ्रांस ने गलती की, क्योंकि इस तरफ से बेल्जियम की तरफ से आए एरविन रोमेल द डेजर्ट फॉक्स और आर्डेन फॉरेस्ट में से हेंस ग्रीन। क्योंकि अब जो था फ्रांस, जो प्लान था कि इन्वेजन स्लो होगा, फ्रांस एकदम भौचक्का रह गया, क्योंकि हिटलर की जो स्ट्रैटेजी थी ब्लिट्जनिग ग्रिग यानी लाइटनिंग स्पीड, वो एकदम से काम कर गई। क्योंकि फ्रांस ने आर्डेन फॉरेस्ट पे सोल्जर्स को सिर्फ राइफल के साथ बिठा दिया था और इसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाए, टैंक्स पूरी तरह फ्रांस में घुस गए और फ्रांस को ऊपर से फ्रांस और बेल्जियम का जो स्पीयर है उसे काट दिया उन्होंने। डी डे का जो बीच है, डेंडिक के बीच तक, वहां से लेके इस तरह काट दिया। और फ्रांस को जब लगा कि अब तो जीत नहीं पाएंगे, तो कैपिटल साउथ की ओर शिफ्ट होना शुरू हुई और प्रेजेस पे रुक गई। तो फिर ऐसे मोमेंट पे बेल्जियम में जो फोर्सेस थे यूके और फ्रांस के, जो एरविन रोमेल को रोक रहे थे, उन्हें साउथ की ओर पुश करना शुरू किया गया। और वो जो एक लाइन थी ब्लिट्जनिग ग्रिग में, क्या होता था कि बहुत तेजी से मूव किया जाता था और अपोनेंट को चांस ही नहीं दिया जाता था अटैक करने। तो उस तेजी सी मूवमेंट में पूरी तरह कट सा गया फ्रांस पर, एक बीच में बहुत बड़ी लाइन छूट गई। अब इस लाइन पे अटैक करने जब आए सोल्जर्स बेल्जियम से, तब तक ये लाइन पूरी तरह कवर हो गई थी और यहाँ से अब वापस जाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि बेल्जियम तब तक सरेंडर कर चुका था और एरविन रोमेल ने फुल्ली ब्लिट्जनिग ग्रिग को एक बार अप्लाई किया और डेजर्ट फॉक्स को आप जानते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से आगे बढ़े अपनी टैंक्स रेजिमेंट के साथ कि अगर उन पर अटैक हो जाता इस साइड, अगर ट्राई करती यूके की फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस, तो एरविन रोमेल के टैंक्स को आराम से तोड़ सकती थी। पर एंडिंग तक वो घिर से गए, क्योंकि उन्हें जो थे वो आगे की ओर जाना चाहते थे और एरविन रोमेल ने उन्हें पीछे से बहुत ज्यादा पुश किया, जिससे वो फंस गए। क्योंकि और फिर उन्हें पुश किया गया उसी तरह जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में गया था, डेंडिक के बीच की ओर, और वहां से पूरी तरह उन्हें इवैक्यूएट कराया गया। क्योंकि जो हेंस ग्रीन थे आर्डेन फॉरेस्ट से बिल्कुल इंग्लिश चैनल तक पहुंच गए थे। और इसके बाद जो था एरविन रोमेल, उन्होंने चार्ज संभाला और वो इतने फास्ट थे कि उन्होंने सारे टैंक्स को था बिल्कुल अटैक करने को कहा पेरिस पे। और पेरिस को 25 जून को कैप्चर कर लिया गया। और इस कैप्चर के साथ फ्रांस ने कहा कि अब हम जो है वो एक साउथ या फिर वेस्ट फ्रांस बन के रहेंगे, जो नाजी कंट्रोल के अंडर था। तो फ्रांस की ये चीज हुई। उसके बाद ऑलमोस्ट यूके जो था, विंस्टन चर्चिल, उनका ऑपरेशन डूम जो था, डीड्यून, वो तो सक्सेस हो गया था। पर क्यों हुआ था सक्सेस? क्योंकि जो डिंडेंट का बीच था उस तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी जर्मन फोर्सेस, इस साइड से रोमेल और साइड ग्रीन। पर हिटलर के ऑर्डर्स आए कि रुक जाइए, और बहुत कंट्रोवर्सी क्यों ये ऑर्डर्स आए, पर वी नेवर नो। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब हिटलर ने ये किया, तब ऑलमोस्ट पूरी तरह हिल सा गया जर्मनी। और उसके बाद जो जितना पैसा यूके पंप कर सकता था, उसने अपनी कॉलोनी से पंप करना शुरू किया। यूके ने पंप करना शुरू किया इंडिया से, पूरी अफ्रीकन कॉलोनी से। तो फिर हिटलर का जो सेकंड प्लान आया कंटिन्यूस, कि अब मुझे चाहिए स्विस कैनल। और ये जिम्मेदारी उसने सौंपी अपने सबसे बेस्ट जनरल एरविन रोमेल। क्योंकि एरविन रोमेल के जो प्लान्स होते थे वो ऑन द पॉइंट होते थे, वो ऑन द पॉइंट बनाए जाते थे।
और उसके बाद जब हिटलर लैंड हुआ नॉर्थ अफ्रीका में, जर्मन फोर्सेस, लीबिया और इटली इस टाइम क्या कर रहा था। अब जरा इटली पे आते हैं। इटली ने 1940 में जब लगा कि अब तो जर्मनी कॉलोनाइज कर जाएगा फ्रांस को, तब एक सदर्न इन्वेजन शुरू किया, जिसकी वजह से फ्रांस जो था वो वेस्ट की ओर हो गया। इस साइड देखिए फ्रांस है एज स्क्वायर, इस साइड जो था जर्मन इन्फ्लुएंस था और इस साइड इटालियन। तो फ्रांस जो था अपनी वेस्ट कोस्ट की ओर पूरी तरह चला गया। और इसके बाद हमने बहुत सी चीजें देखी कंटिन्यूअसली होते हुए। बट इसके बाद एक और चीज हुई, जो जापानीज एम्पायर था, जापानीज एम्पायर ने अटैक कर दिया बर्मा पे, जो एक ब्रिटिश कॉलोनी और इंक्लूडिंग ब्रिटिश राज में था। और इंडिया को बहुत बड़ा थ्रेट था ब्रिटिशर्स को इस चीज के लिए। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स लड़े और वो जीते। ये थोड़ा सा बुरी बात थी, पर ठीक है। और अब आते हैं नॉर्थ अफ्रीका पे। तो नॉर्थ अफ्रीका में जो था, एंटर जैसे ही किया 1942 में एक्सेस ने, एलाइज पावर ने, इटली, जर्मनी ने, तो उसी तरह, क्योंकि लीबिया और इथोपिया जो अभी भी वॉर में था इटली के साथ, लीबिया जो था जो इजिप्ट के साथ एक स्टेट बॉर्डर शेयर करता था, बिल्कुल एकदम ऐसे, तो उस पे अटैक करना चाहता था हिटलर, क्योंकि स्विस कैनाल वहीं से गुजरती थी। तो इस चीज को पाने के लिए हिटलर ने अपनी पूरी पावर लगाई। एल तक गए, वहां से पुश हुए, टिशेनिया में और हार गई। तो इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में।